1857 का विद्रोह ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो हजारों अलग अलग कहानियों का एक संगम है। आज हम राजस्थान में चलेंगे और ऐसी ही दो बिल्कुल जुदा बगावतों को समझेंगे। एक बगावत जिसे लीड किया एक सामंत ने और दूसरी जिसे अंजाम दिया खुद स्टेट के ही अफसरों ने। एरनपुरा और कोटा की ये कहानियां हमें उस महान संघर्ष की उन परतों को दिखाएंगी जिनके बारे में हम कम ही बात करते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इसी जोशीले नारे से शुरू हुई थी विद्रोह की आग। लेकिन ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये समझिए कि वो चिंगारी थी जिसने पूरे मारवाड़ को सुलगा दिया। सोचिए, इस एक लाइन में उस दौर का पूरा गुस्सा, सारी बेचैनी और आजादी की वो तड़प, सब कुछ कैद था। तो जैसा हमने कहा, विद्रोह की दो कहानियां हैं यहाँ, एरनपुरा और कोटा। वक्त लगभग एक ही, मकसद भी एक, लेकिन लीडर, तरीके और अंजाम सब कुछ एकदम अलग। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। पहली कहानी एरनपुरा से उठी चिंगारी। ये कहानी शुरू होते है एक मिलिट्री कैंटोनमेंट यानी एक सैनिक छावनी से। एक ऐसी बगावत जिसने देखते ही देखते सामंतों और अंग्रेजों के बीच एक बहुत बड़े टकराव की शक्ल ले ली। इस पूरी बगावत की जड़ में थी जोधपुर लीजियन। अब ये थी क्या? ये 1835 में अंग्रेजों की बनाई हुई एक फौज थी। इसमें सैनिक तो सारे जोधपुर के थे, लेकिन कमान वो अंग्रेजों के हाथ में थी और इसका हेडक्वार्टर था एरनपुरा। और विडंबना देखिए, जिन सैनिकों को अंग्रेजों ने तैयार किया था अपनी सुरक्षा के लिए, वही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। तो तारीख थी 21 अगस्त 1857। यही वो दिन था जब जोधपुर लीजियन के सिपाहियों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने पहला हमला किया आबू में अंग्रेज अफसरों पर, और वहां से वो सीधे पहुंचे एरनपुरा और पूरी की पूरी छावनी को अपने कब्जे में ले लिया। मतलब ये कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं था, ये एक सोची समझी वेल प्लान्ड शुरुआत थी। अब यहां से कहानी पहुंचती है आउवा तक, आउवा के युद्ध। देखिए, एरनपुरा से निकले इन बागी सैनिकों को अब दो चीजों की जरूरत थी, एक मजबूत नेता और एक महफूज ठिकाना। और जल्द ही उन्हें दोनों मिल गए, और इसी के साथ शुरू हुआ इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। खैरवा नाम की जगह पे इन सैनिकों की मुलाकात होती है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। अब कुशाल सिंह पहले से ही अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा की नीतियों से खासे नाराज चल रहे थे, तो उन्हें इन सैनिकों में एक मौका दिखा और सैनिकों को उनमें एक लीडर। बस उन्होंने फौरन लीडरशिप संभाली और अपने किले आउवा को इस पूरे विद्रोह का सेंटर पॉइंट बना दिया। लेकिन कुशाल सिंह अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी लोग जुड़े। आसोप के शिवनाथ सिंह, गूलर के बिशन सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह जैसे कई दूसरे ठाकुर भी उनके साथ आ मिले। तो अब ये सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं रह गया था, बल्कि ये लोकल सामंतों का एक पावरफुल अलायंस, एक गठबंधन बन चुका था। इसके बाद तो आउवा में लड़ाइयों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले 8 सितंबर को बिथौड़ा की लड़ाई में कुशाल सिंह ने जोधपुर की सेना और कैप्टन हीथकोट को हरा दिया। ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर को हुई चेलावास की मशहूर लड़ाई, और इस बार उन्होंने राजपुताना के सबसे बड़े अंग्रेज अफसर यानी एजीजी जॉर्ज लॉरेंस को मात दी। लेकिन ये जीतें ज्यादा दिन नहीं टिकी। जनवरी 1858 आते आते ब्रिगेडियर होम्स एक बहुत बड़ी सेना लेकर आउवा का किला घेरने आ पहुंचा। चेलावास की जीत के बाद विद्रोहियों ने एक ऐसा काम किया जो अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर एक सीधा तमाचा था। उन्होंने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट यानी उस रियासत में बैठे सबसे बड़े ब्रिटिश प्रतिनिधि मॉक मेसन का सर काटकर आउवा के किले के मेन गेट पर लटका दिया। ये सिर्फ एक भयानक काम नहीं था, ये अंग्रेजों को दी गई एक खुली चुनौती थी, एक साफ मैसेज था। अब जब किला चारों तरफ से घिर गया और मामला गंभीर हो गया, तो कुशाल सिंह मदद लेने के लिए किले से निकल गए। उनकी जगह कमान संभाली उनके भाई पृथ्वी सिंह ने। लेकिन अंग्रेज ये किला लड़ाई में जीत ही नहीं पाए। उन्होंने धोखे का सहारा लिया, किले के एक पहरेदार को रिश्वत दी, दरवाजे खुलवाए और किले पे कब्जा कर लिया। और वो सिर्फ किला जीतकर नहीं रुके, वो आउवा की आराध्य देवी सुगाली माता की मूर्ति को भी वहां से उखाड़कर अपने साथ ले गए। तो ये थी कहानी एरनपुरा और आउवा की, एक सामंत और बागी सैनिकों के विद्रोह की। अब चलते हैं कोटा की तरफ, जहां विद्रोह तो हुआ, लेकिन उसका चेहरा, उसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग था। क्योंकि यहां बगावत करने वाला कोई सामंत नहीं था, बगावत की थी खुद राज्य के बड़े अफसरों ने और शहर की अपनी सेना ने। अब हम आ गए राजस्थान के दूसरे कोने में, कोटा शहर।
जैसा कि हमने बात की, यहाँ विद्रोह किसी सामंत ने नहीं किया। ये किया था खुद राज्य की सेना और उसके अफसरों ने, जिसने इसे एक बिल्कुल ही अनोखा, एक यूनिक रूप दे दिया। तो सीन शुरू होता है 14 अक्टूबर 1857 को। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन वहां के महाराव राम सिंह द्वितीय के पास एक डिमांड लेकर पहुंचता है। डिमांड ये थी कि महाराव अपने उन अफसरों को सजा दें जो अंग्रेजों के खिलाफ हैं। अब महाराव एक बड़ी मुश्किल स्थिति में फंस गए थे। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो अफसर उनके कंट्रोल में नहीं है, और बस यही इनकार कोटा में विद्रोह का ट्रिगर पॉइंट बन गया। महाराव के इनकार के ठीक अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को कोटा की अपनी सेना ने ही बगावत कर दी। उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया और मेजर बर्टन, उसके 2 बेटों और एक डॉक्टर, सबको मार डाला। और बिल्कुल औवा की तरह यहां भी बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया। और इसके बाद बागी फौज ने महाराव को उन्हीं के महल में एक तरह से कैद कर लिया। और यहां इस विद्रोह की सबसे अनोखी बात सामने आती है। सत्ता अब महाराव के हाथ में नहीं थी। शहर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन लाला जयदयाल और मेहराब खान नाम की 2 अफसरों ने अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने लगभग 6 महीने तक कोटा पर बाकायदा हुकूमत की। सोचकर देखिए, टैक्स भी वसूला और सारे फैसले भी लिए। ये अपने आप में एक पैरेलल गवर्नमेंट थी, एक समानांतर सरकार। हर विद्रोह का एक अंजाम तो होता ही है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों बगावतों के जो मुख्य किरदार थे उनका क्या हश्र हुआ और इनका नतीजा क्या निकला। इन चारों मुख्य किरदारों का अंजाम भी उनकी कहानियों जैसा ही अलग अलग था। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, उन्होंने सरेंडर तो किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो टेलर कमीशन ने उन्हें बरी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कोटा में पैरेलल गवर्नमेंट चलाने वाले लाला जयदयाल और मेहराब खान, उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। और कोटा के महाराव, अंग्रेजों ने उन्हें छुड़ा तो लिया, लेकिन सजा उन्हें भी मिली। महाराव को जो सजा मिली वो गोलियों या फांसी की नहीं थी, वो सजा थी इज्जत की। देखिए, इस विद्रोह से पहले अंग्रेज उन्हें 15 तोपों की सलामी का सम्मान देते थे। ये उस जमाने में किसी भी शासक के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ये नंबर उनके स्टेटस, उनके रुतबे का प्रतीक था। और अंग्रेजों ने ठीक इसी रुतबे पर चोट की। विद्रोह में उनकी भूमिका की सजा के तौर पर उनकी 15 तोपों की सलामी को घटाकर सिर्फ 11 कर दिया गया। ये पूरी दुनिया के सामने उनका कद छोटा करने जैसा था, एक ऐसा अपमान जिसे हमेशा याद रखा जाना था। तो आखिर में सवाल ये उठता है, एक सामंत के नेतृत्व में हुई बगावत और सरकारी अफसरों द्वारा चलाई गई हुकूमत की ये 2 अलग अलग कहानियां, ये हमें 1857 के बारे में क्या बताती हैं? शायद यही कि 1857 का संग्राम किसी एक किताब में लिखी हुई कोई एक कहानी है ही नहीं। ये तो ऐसी ही हजारों स्थानीय चिंगारियों से मिलकर बनी एक महागाथा है। एक ऐसी दास्तां जिसके हर पन्ने पर एक अलग संघर्ष, एक अलग कहानी दर्ज है।